सबसे पहले आप सभी को एक बड़ा सा सॉरी इस बात का कि आप लोगों से हम इधर 4-5 दिन से लगभग एक सप्ताह से 1 वीक से नहीं जुड़ पा रहे थे और 500 MCQ का सीरीज़ का जो सीरीज़ चल रहा था, जो टारगेट सीटेट 2025 के लिए है, वो फिलहाल स्लो डाउन हो गया था। फिर भी हम लोग 35 वीडियो तक कर चुके थे, यानी कि 350 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। जो सारा 350 क्वेश्चन जो है वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज स्टार्ट करेंगे 36वां सीरीज़। 36वें सीरीज़ में फिर करेंगे 10 क्वेश्चन और आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर सही लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत दमदार सीरीज चल रहा है। प्ले लिस्ट में जा करके बाकी भी क्वेश्चन को देखिए, जो अभी तक 350 क्वेश्चन हो चुका है, उसको भी आप देखिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, या जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। इन चारों में से कौन सही होगा? आप आंसर करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। हमने बताया है कि आप काटोगे। सब एक लॉजिक ये समझ लो कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो हमेशा आंसर किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है तो आंसर किस में होगा? हमेशा पॉजिटिव में होगा। और अगर क्वेश्चन निगेटिव में है तो आंसर हमेशा किस में होगा? निगेटिव में होगा। तो सबसे पहले तो निगेटिव जो ऑप्शन है उसको काटो। तो समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, केवल निगेटिव वर्ड है, इसको काट दो। तो सी कट गया। अब बचा ए, बी और डी। तो ए बी डी विलियर्स बचा, यानी कि ए बी डी। तो एक और ट्रिक ये है, ऐसे ये ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो सीटेट में मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर होता है। तो सबसे बड़ा डी है, ये सही हो सकता है, लेकिन ए और बी पढ़ेंगे। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर सकते हैं, नहीं भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ए को भी काट दो। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। देखिए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम तो है, लेकिन सवाल इससे पदार्थों के विक्रय से रिलेटेड नहीं है, तो आपको बी भी कट गया। तो ए, बी, सी कट गया। आंसर क्या हो गया? डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? एक डिस्कशन चल रहा है जिसमें प्राकृतिक पोषण ये टॉपिक है, तो उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है? नेचर से क्या अभिप्राय है? भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, या फिर एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। देखिए, प्राकृतिक नेचर से आप क्या समझते हो? तो एक व्यक्ति की मूल वृत्ति तो होगी नहीं, हमारे आसपास का वातावरण तो सिर्फ वातावरण हो गया, प्राकृतिक तो हुआ नहीं, तो बी भी कट गया। उसके बाद भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हाँ ये हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन सी पढ़ लेते हैं। जैविक विशेषताएं, वंशानुक्रम, इसमें दोनों आ गया, प्राकृतिक में दोनों आ गया, जैविक विशेषता भी आ गया और वंशानुक्रम भी आ गया, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। तो सी को हम सही कर लेंगे। ए, बी, डी कट गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी आंसर सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा? भारत में जो है लैंग्वेज डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ये है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, यानी कि उनसे उम्मीद रखनी चाहिए। जो मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं बच्चे, उनसे कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए ठीक है, अपेक्षा उपेक्षा दोनों अलग अलग चीज़। शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित आप नहीं कर सकते हैं, इसको आप काटिए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, यह भी गलत हो गया। सिर्फ उन्हीं बच्चों को आप स्कूल में एडमिशन दीजिएगा जो बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोले, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में, CBSE स्कूल में क्या होता है कि जब एडमिशन लेने आप जाते हैं तो बच्चे का देखा जाता है कि इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं।
तो ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा एनसीएफ नहीं कहता है, ना एनईपी कहता है। अगर बच्चा मगही भी बोल रहा है और नॉलेज है तो आपको उसके मातृभाषा के हिसाब से उपेक्षा उसका नहीं करना है, ना उसके माता पिता का उपेक्षा करना है। तो इसलिए सी भी गलत हो गया, ऐसा नहीं करना। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए बी और सी तो तुरंत ही कट गया। अपेक्षा करनी चाहिए, ये सही तो है। मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, यानी कि ठीक है, लेकिन ए भी गलत हो गया क्योंकि सबसे बेहतर कौन है, डी है। तो मोर अप्रोप्रिएट, सीटेट में क्या बोला जाता है, मोर अप्रोप्रिएट जो है वही सही है। तो यहाँ पर डी ज़्यादा सही है, क्योंकि सम्मान करना चाहिए सभी भाषाओं के में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, बच्चे सभी भाषा में बोल सकें इसके लिए उनको प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो गया। चौथा आंसर क्वेश्चन, सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। दो लड़का है, एक सुरेश है एक मदन है। सुरेश अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन क्या चाहता है, मदन चाहता है कि उसके अगल बगल ढेर सारे बच्चे बैठ करके पढ़ें। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर आप दीजिएगा, चाहता है। उनके खाली जगह में विभिन्नता के कारण है, प्रवर्तक स्तर, मूल्य, अभिक्षमता या अधिगम शैली। बताइए क्या होगा। ये दोनों में अंतर क्यों है, सुरेश और मदन में अंतर क्यों है, सुरेश अकेले क्यों पढ़ना चाहता है और मदन समूह में पढ़ना क्यों चाहता है, ये दोनों में अंतर क्यों है। तो देखिए दोनों का जो लर्निंग एबिलिटी है या लर्निंग का जो टाइप्स है या फिर सीखने की जो शैली है वो दोनों की अलग अलग है। किस आप लोग ध्यान दीजिएगा बचपन में भी कि कोई बच्चा लोग टहल टहल के याद करता है और कोई बच्चा धीरे धीरे पढ़ता रहता है, मन में उसको याद हो जाता है। तो दोनों को याद ही होता है, लेकिन दोनों में जो शैली है, अधिगम शैली है, वो अलग है। तो आप अलग अलग अधिगम शैली के बच्चे होते हैं, तो इसलिए ये दोनों में विभिन्नता ये है कि दोनों की अधिगम शैली अलग है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। बाकी प्रवर्तक स्तर, मूल्य और अभिक्षमता ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कमेंट में ये कह सकते हैं कि सर आप इस सब ऑप्शन का डिटेल क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए 10 क्वेश्चन चल रहा है, 10 क्वेश्चन में हमको ये टारगेट रहता है कि 10 से 12 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लें, तो इसलिए इस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मूल्य मतलब आप जानते ही हैं अब कि मूल्य जो उसका मूल्य है कि हम अकेले ही पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई होता नहीं है बच्चा कि ऐसा फिक्स करके पढ़ता नहीं है। अभी क्षमता मतलब उसके अंदर यही क्षमता है कि वो अकेले पढ़ सकता है या समूह में पढ़ सकता है, नहीं। तो इस हिसाब से डिटेल अगर चला जाएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, यह एक टॉपिक दिया गया, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक, तो इसमें ऑप्शन है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या बच्चे अपने प्रकार से सीखते हैं। देखिए जो ऑप्शन है उसको काटिए, केवल काटिए, सीटेट में केवल सबसे डेंजर है। बच्चे अपने प्रकार से सीखते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि ये नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपने प्रकार से नहीं सीखते हैं, बल्कि बच्चे लोगों को देख करके भी सीखते हैं, और वंशानुकरण और वातावरण दोनों बहुत ज़्यादा असर डालता है उनके सीखने पर। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। हाँ, ये एक कारण हो सकता है कि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये एक कारण हो सकता है ना। ये एक कारण इसमें हो सकता है कि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। उसके बाद क्या है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ये ए होगा, क्योंकि जब वो प्रेरित होंगे, जब मोटिवेट होंगे, तब बच्चे खुद से सीखेंगे ही। तो चलिए 5 का ए हो गया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा प्रश्न कथन नहीं ए नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन में दिया है कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, तो नहीं है, इसलिए इसमें बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये है। तो ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो निगेटिव में है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव। तो यहाँ पर आंसर नंबर कितना सही होगा, आंसर नंबर सही होगा बी, यानी कि नहीं और केवल भी निगेटिव और नहीं भी निगेटिव, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अब आइए, ये ए सी डी ये सही है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया गलत में कि बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये सही बात है, तो इसलिए ये जो है वो गलत हो गया। सी, बच्चे तब सीखते हैं संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहेंगे तो सीखेंगे ही, सी भी गलत हो गया। डी भी, बच्चे अपने तरह से सीखते हैं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों
को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, आप बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, कौन सा पॉलिसी आप अपनाइएगा। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड तैयार करना। कोई भी फिक्स टारगेट नहीं आपको निर्धारित करना है और उनको जांचने के लिए कठोर मानदंड भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर ए गलत हो गया। प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंक लाने के लिए स्पर्धों को प्रोत्साहित करना, अंक लाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना बल्कि सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। बी भी गलत। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का नहीं, हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं देना, हमेशा एक ठो पेन या 2 मुक्का 1 छड़ी नहीं देना। तो यहाँ पर सी भी गलत हो गया। उसके बाद डी यहाँ पर सबसे अच्छा हो जाएगा, डी सही। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने की उद्यम में सहायता करना। यहाँ पर डी आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का एक प्रमुख कारक कौन सा है। राजनीतिक दल, परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता। देखिए समाजीकरण का प्रमुख कारक जो है, समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का प्रमुख कारक जो है वो आपका परिवार है। बी हो जाएगा, बी आंसर सही हो गया। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन है राजनीतिक दल, परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, इनमें से क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन जो होता है वो सबसे पहले किससे होता है वो समझो। राजनीतिक दल बच्चे के सोशलाइजेशन में कोई रोल नहीं अपनाता है। कंप्यूटर कभी भी सोशलाइजेशन, समाजीकरण में कोई रोल नहीं अपनाएगा। आनुवंशिकता समाजीकरण में कोई रोल नहीं अपनाएगा, बल्कि आनुवंशिकता जो है बौद्धिक या शारीरिक विकास में आपका रोल अपनाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल बच्चे को सामाजिक या असामाजिक नहीं बना सकता है। कंप्यूटर सामाजिक या असामाजिक नहीं बना सकता है। 8वां, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है या सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। आप आंसर बताइए। आपको हम सीधा बताया है कि आप जब भी सीडीपी पढ़ो तो पॉजिटिव रहो, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो ऑप्शन भी पॉजिटिव ही खोजो। देखो बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, नहीं समूह में दीजिएगा तो बच्चा काम जल्दी नहीं करेगा बल्कि और उसको टाइम लगेगा, लेकिन सीखेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर ए गलत हो गया, सीखेगा ज़्यादा, ये ठीक है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, इससे शिक्षक का काम और बढ़ जाता है। समूह में टीचर को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, समूह में टीचर को और गाइड करना पड़ता है, समूह में देखना पड़ता है बच्चे आपस में किसी टॉपिक पर झगड़ न जाए। तो इस हिसाब से बी भी गलत हो गया। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति नहीं, हावी बच्चा नहीं होता, सी भी गलत। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा था। 8वां का कौन सही हो जाएगा, 8वां का डी इज राइट आंसर। 8 का क्या सही हुआ, डी। चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस में कठिनाई हो रहा है ये ध्यान दीजिए। कठिनाई हो रहा है इसको भाषा को पढ़ने और समझने में। तो भाषा अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल में बात समझना है तो एक वीडियो है जो पठन विकार से रिलेटेड है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख लीजिएगा, पठन विकार। अभी आप समझिए कि यहाँ पर पढ़ने में और भाषा में इसको दिक्कत हो रहा है। डिसप्रैक्सिया होगा, गतिमान अक्षमता, पठन अक्षमता हो जाएगा, डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता या गणितीय अक्षमता। देखिए इसमें गणित में इसको दिक्कत नहीं हो रहा, पढ़ने में दिक्कत हो रहा, लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा, पढ़ने में हो रहा। तो सी और डी काट दीजिए, ए काट दीजिए, बी आंसर सही हो जाएगा। पठन विकास से रिलेटेड आप मेरे चैनल के अंदर जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं पठन विकास से रिलेटेड कुछ ये वीडियो। उसमें आपको पठन विकास सारा मिल जाएगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, सारा चीज़ मिल जाएगा। और साथ में अगर आप चाहेंगे तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे पठन विकार का, ठीक है। उसका कंटेंट बना हुआ है, उसका एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हम समझाएं। शैशवावस्था की अवधि होती है, शैशवावस्था चाइल्डहुड की अवधि कब से कब तक होती है। सी में अब 10वां का तो 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक या जन्म से 3 वर्ष तक। देखिए शैशव अवस्था की बात कही गई है, शैशव अवस्था की बात कही गई है, तो इसकी अवधि कब से कब तक होती है आप सभी बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए देखिए
ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष, ये शिशु अवस्था कहलाता है, यानी कि शैशव अवस्था इसमें नहीं होगा। उसका 2 से 3 वर्ष नहीं होगा, ये लेटर चाइल्डहुड में आ गया। और जन्म से 2 वर्ष तक ये हो गया आपको शैशव अवस्था, यानी कि चाइल्डहुड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 वर्ष से ऊपर जो हो जाएगा वो लेटर चाइल्डहुड हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं आज। 10 क्वेश्चन के साथ आज हम लोग का कंप्लीट हो गया 360 क्वेश्चन। और 360 क्वेश्चन के साथ ये जो वीडियो है वो 36वां वीडियो हो गया प्लेलिस्ट का। और कंटेंट के वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप कंटेंट पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको RTE है, NCF है और साथ में अभी तक जो है पठन विकार है। और एक बात और कि वीडियो आप शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और हमें गाइड किया करो कि और अच्छे से हम क्या दे सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। फिर मिलेंगे अगले किसी क्लास में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।